नमस्ते बच्चों। आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे समाजशास्त्र का उद्भव एवं विकास, ओरिजिन ऑफ सोशियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। समाजशास्त्र का उद्भव किस प्रकार से हुआ और इसका विकास कैसे आगे बढ़ा। सबसे पहले समाजशास्त्र कहाँ पढ़ाया गया, इसके बाद भारत में इसका क्या योगदान रहा, विभिन्न देशों में समाजशास्त्र की स्थापना कब हुई, इन सब टॉपिक की चर्चा करेंगे हम। तो सबसे पहले आप समझिए कि समाजशास्त्र का उद्भव, ओरिजिन ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र का उद्भव किस प्रकार से हुआ। देखिए, वैसे तो समाजशास्त्र एक पृथक विषय के रूप में करीब 1838 ईस्वी के आसपास आया। तो कहा जा सकता है कि करीब जो है 180 साल पुराना ये विषय। इसके जन्म और उद्भव में जो महत्वपूर्ण पहलू रहे उनमें से फ्रांस की क्रांति 1789, औद्योगिक क्रांति 1760 ईस्वी के आसपास। कहने का मतलब ये कि समाजशास्त्र का जो उद्भव कहीं न कहीं यूरोपीय समाज में हुआ, यूरोपीय समाज में हुआ। और यूरोपीय समाज की जो कुछ ऐसी परिस्थितियां या ऐसी समस्याएं रही जो समाजशास्त्र के उद्भव का कारण बनी। कहीं न कहीं समाजशास्त्र का जन्म जो एक विषय के रूप में हुआ, इसका कारण फ्रांस की क्रांति, तात्कालिक कारण फ्रांस की क्रांति और औद्योगिक क्रांति को माना जाता है। इसके पहले भी सन 1450 ईस्वी के आसपास यूरोप में वाणिज्यिक क्रांति या वैज्ञानिक क्रांति आई थी। तो उन सब क्रांतियों का भी कहीं न कहीं प्रभाव रहा है। लेकिन जो तात्कालिक क्रांतियां हैं, औद्योगिक क्रांति 1760 ईस्वी के आसपास, फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी के आसपास, ठीक है, इनको मुख्य रूप से जाना जाता है। देखिए, समाजशास्त्र थोड़ा सा जान लेते हैं कि समाजशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है। सोशियोलॉजी, सोशियस, मैंने पहले की कई क्लासों में बताया है। समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी दो भाषाओं से मिलकर बना है। सोशियस लैटिन भाषा का शब्द है और लॉगस ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक या यूनानी भाषा। सोशियस का मतलब है समाज, लॉगस का मतलब है शास्त्र या विज्ञान। समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान या शास्त्र समाजशास्त्र कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया। समाजशास्त्र दो भाषाओं से मिलकर बना है। सोशियस लैटिन भाषा का शब्द है और लॉगस ग्रीक भाषा का शब्द है। सोशियस का मतलब है समाज, लॉगस का मतलब है विज्ञान या शास्त्र। तो समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान या शास्त्र समाजशास्त्र कहलाता है। ठीक है, ये हमेशा पूछा जाता है परीक्षाओं में, तो उसको ध्यान रखिएगा। और यहीं पे एक स्टेटमेंट आपको मैं बता देता हूँ कि जॉन स्टुअर्ट मिल ने समाजशास्त्र को दो भिन्न भाषाओं की अवैध संतान कहा था। इसीलिए क्योंकि ये जो दो भिन्न भाषाएं हैं, सोशियस और लॉगस, इनके आधार पे जॉन स्टुअर्ट मिल ये ऑगस्ट कॉम्ट के शिष्य थे। और ऑगस्ट कॉम्ट को समाजशास्त्र का जन्मदाता कहा जाता है क्योंकि इन्होंने सबसे पहले समाजशास्त्र शब्द की रचना सन 1838 ईस्वी में कर दी थी। इसलिए ऑगस्ट कॉम्ट को फादर ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा, हमेशा यूनिवर्सिटी एग्जाम में या कोई अन्य कंपटीशन के एग्जाम में समाजशास्त्र से संबंधित उसमें हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए बात आती है कि जिसका मतलब वीर स्ट्रीट ने बहुत पहले, इनका एक स्टेटमेंट था वीर स्ट्रीट का, अपनी पुस्तक सोशल ऑर्डर, इनकी पुस्तक है सोशल ऑर्डर 1970 में प्रकाशित हुई, 1970 में। ये पुस्तक हमेशा पूछी जाती है। सोशल ऑर्डर पुस्तक किसकी है? वीर स्ट्रीट की है। इस पुस्तक में इन्होंने लिखा है कि एक विषय के रूप में समाजशास्त्र नवीन है। एक विषय मतलब एक विषय के अध्ययन के रूप में, पढ़ने के रूप में समाजशास्त्र नवीन है, जबकि इसका अतीत काफी प्राचीन और लंबा है। ये भी स्टेटमेंट हमेशा आता रहता है कि एक विषय के रूप में समाजशास्त्र नवीन है, जबकि इसका अतीत प्राचीन, काफी प्राचीन और लंबा है। समाजशास्त्र विषय से पूर्व, अब देखिए समाज का अस्तित्व तो बहुत पहले से रहा है, समाजशास्त्र तो अभी आया है, लेकिन समाज तो पहले किसी न किसी रूप में रहा है। अब बात यहाँ पे आती है कि हम लोग जनरली ये पढ़ते हैं कि समाज, पहले समाज आया या समुदाय, समाज की उत्पत्ति कैसे हुई। देखिए बच्चों, समाज तो तभी बनेगा जब उसके कई पार्ट होंगे। समाज तो ओवरऑल कंप्लीट कहते हैं। समाज के अंदर संगठन आता है, समाज के अंदर समूह आता है, समाज के अंदर परिवार आते हैं, समाज के अंदर
जाति आते हैं, धर्म आते हैं, समुदाय आती है, संस्था आती, समिति आती है। तो ये आप क्लियर कर दें कि सबसे पहले समुदाय है, समुदाय के बाद अन्य तथ्य आए हैं, समाज बना है। क्योंकि लोग पहले रहते थे, जंगलों में रहते थे, निवास करते थे, ऐसे अपना अपना कार्य कर रहे हैं, कोई कहीं रह रहा है, कोई कहीं, कोई इस जंगल में रह रहा है, कोई उस जंगल में रह रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ कि एक जंगल के लोग जब दूसरे जंगल की ओर प्रस्थान किए, वहां पे अचानक लोगों को देखा, इस जंगल के लोग अपना खान पान उनका अलग है, वो अपना कुछ उत्पादन कर रहे हैं, वो लोग अपना कुछ उत्पादन कर रहे हैं। लोगों ने आना जाना स्टार्ट किया, तो उनमें आपस में हम की भावना भी, फीलिंग आई एक दूसरे में, ठीक है। उनमें आपस में एक्सचेंज, कोई भी वस्तु को लेकर आदान प्रदान होने लगा, आपस में बैठ के बातचीत करने लगे, तो एक समुदाय का निर्माण हो गया। समुदाय का मतलब, जहाँ भी समुदाय का मुख्य ये होता है कि वहां पे वी फीलिंग, हम की भावना, जब आपस में हम की भावना आ जाएगी, लोग एक दूसरे से बातचीत करने लगेंगे, एक दूसरे के बारे में सहयोग करेंगे, साथ में मिलकर सहयोग करेंगे, किसी भी वस्तु को लेकर आदान प्रदान करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि फिर वहां पे समुदाय आ गया, और समुदाय के बाद फिर धीरे धीरे आगे जब संस्थाएं बनी, समितियां बनी, संगठन बने, तो इन सब को मिलाकर हम लोग समाज कहते हैं। तो याद रखिएगा हमेशा कि सबसे पहले समुदाय बना, इसके बाद ही समाज बना, इसके बाद ही समिति बनी, संगठन बने, विभिन्न प्रकार के जितने भी समाज की संस्थाएं हैं या जितनी भी समाज की अवधारणाएं हैं, वो सब समुदाय के बाद ही बनी। कहीं न कहीं पहले समुदाय बना, क्योंकि लोग पहले ऐसे रहते थे, फिर वो झुंडों में रहने लगे। अब जब लोग अपना ऐसे से रह रहे हैं, फिर वो जब किसी के पास जाएंगे, बातचीत करेंगे, आपस में उनमें सहयोग की भावना आएगी, तभी तो एक संगठन बनेगा, एक झुंड बनेगा। आपस में वो लोग रहने लगे, चीजों का आयात निर्यात आपस में एक्सचेंज करने लगे, उनका काम चलने, उनके यहाँ कुछ वस्तुएं उत्पादित होती हैं, उनके यहाँ कुछ वस्तुएं उत्पादित होती हैं, आपस में उनमें एक्सचेंज विनिमय आ गया आपस में। तो कहने का मतलब ये है कि पहले समुदाय बना, इसके बाद ही समाज की अन्य संस्थाएं बनी, और लास्ट में हम जिसको ओवरऑल पूरे संस्थाओं के सम्मिलित रूप को कहीं न कहीं समाज कहते हैं, ठीक है। तो बिल स्ट्रीट ने पहले ये बता दिया कि जो समाज शास्त्र विषय के रूप में नवीन है, लेकिन इसका इतिहास बहुत लंबा और प्राचीन है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि जो समाज शास्त्र का उद्भव, कहीं न कहीं जो समाज शास्त्र का उद्भव हुआ, वो यूरोपीय समाज में हुआ, और यूरोपीय समाज में उस समय की जो परिस्थितियां रही, उसके कारण समाज का उद्भव। वैज्ञानिक क्रांति आई, तो चूंकि यूरोप में सामंतवादी प्रथा थी, यूरोपीय समाज में सामंतवादी प्रथा थी, सामंत हुआ करते थे, कृषक और सामंत भूमि के मालिक, कृषक उनके यहाँ काम करते थे, ठीक है। तो इस प्रकार से जब वहाँ सामंतवादी समाज था, तो जनता का बहुत ज्यादा शोषण था, समाज के लिए कोई नियम कानून नहीं थे, ऐसे कुछ भी नहीं, ठीक है। तो वहाँ पे लोगों ने उद्योग स्थापित किए, वैज्ञानिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति आए, नए नए आविष्कार हुए, तो उससे क्या हुआ, लोगों में जागरूकता आई, लोग आपस में जुड़ने लगे, उनमें जागरूकता आई, वो कहीं न कहीं अपनी बात को रखने के लिए, आंदोलन करने के लिए, इस प्रकार से उनमें वैज्ञानिक प्रवृत्तियों का जन्म हुआ। धीरे धीरे उन लोग संघर्ष की ओर बढ़े, एकजुट होने लगे, क्रांतियां की, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो क्रांतियां थी, फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति, इनने व्यापक सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक परिवर्तन, देखिए औद्योगिक क्रांति ने आर्थिक परिवर्तन किया और फ्रांसीसी क्रांति ने सामाजिक परिवर्तन किया। औद्योगिक क्रांति ने क्या किया कि बड़े मात्रा में उद्योगों की स्थापना हुई, ठीक है। कहीं न कहीं बहुत सारे उद्योग स्थापित हुए, लोग उसमें कार्य करने लगे, लोगों के कार्य करने के समय निश्चित किए गए। जब उनमें, कहने का मतलब सीधा है कि जब हम अर्थ के रूप में मजबूत नहीं होंगे, जब हम अपना भरण पोषण ही नहीं कर पाएंगे, तो हम लड़ने के लिए क्या तैयार होंगे। तो व्यक्ति तो पहले अपने परिवार का, अपना भरण पोषण देखता है, इसके बाद आगे को सोचता है। कहने का मतलब कि जब औद्योगिक क्रांति ने बहुत सारे उद्योगों की स्थापना कर दी, तो लोग समृद्ध होने लगे, आर्थिक रूप से कार्य कर रहे, लोगों से मिलने लगे, उनमें जागरूकता आई, उनमें अपने विचारों को रखने की स्वतंत्रता आई। और फिर फ्रांसीसी क्रांति होगी। फ्रांसीसी क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता पे बल दिया, भाई बंधुत्व पे बल दिया, समानता की बात होने लगी, स्वतंत्रता की बात होने लगी। तो इन दोनों क्रांतियों ने पूरे यूरोपीय समाज में एकदम उथल पुथल मचा दी। और इस समय जिन
इस समय जिन विचारकों का, जिन वैज्ञानिकों का जन्म हुआ इन क्रांतियों के फलस्वरूप, इन क्रांतियों का उन पर कहीं न कहीं प्रभाव था। जैसे सेंट साइमन का भी जन्म 1760 से 1825 का कार्यकाल है, तो इसी समय सेंट साइमन एक वैज्ञानिक थे, उनका जन्म हो गया। अब वो समाज के बारे में सोचने लगे, समाजशास्त्र के बारे में, समाज के बारे में विचार आया, क्योंकि जब इन क्रांतियों के फलस्वरूप जिन विचारकों का जन्म हुआ वो कहीं न कहीं इन क्रांतियों का उन पर प्रभाव था, क्योंकि यूरोपीय समाज उस समय बहुत खराब स्थिति से गुजर रहा था। सामंतवादी व्यवस्था, लोगों का शोषण, बहुत तरीके से उनके रहने का व्यवस्था नहीं, खाने पीने की व्यवस्था नहीं, काम ही रहता था उनके पास। ठीक है। प्राचीन यूरोपीय में परंपरावादी स्वरूप था, आर्थिक व्यवस्था में भूमि को केंद्रीय स्थान प्राप्त था। ठीक है। धर्म समाज का आधार सिद्धांत था, धर्म गुरु जैसे पादरी वगैरह ये सब तय करते थे क्या करना क्या नहीं करना। तो स्वतंत्रता नहीं थी लोगों के अंदर, एक ऐसा समाज, ऐसा विज्ञान, ऐसा शास्त्र नहीं था जिसमें लोगों के बारे में नियम कानून लिखे हों। परिवार क्या होती, संस्था क्या होती, समिति क्या होती, कानून क्या होता है, ठीक है, किसको कितने घंटे काम करना है, किसको आराम करना है, कुछ इस प्रकार का व्यवस्थित समाज नहीं था, अव्यवस्थित समाज था। तो इन दोनों क्रांतियों ने समाजशास्त्र के उद्भव में कहीं न कहीं बहुत बड़ी भूमिका अदा की। राजतंत्र था। ठीक है। राजतंत्र की जड़ें समाज में बहुत गहरी जमी थी। ऐसी मान्यता थी राजा ईश्वर के लोगों पर शासन करने के लिए भेजा गया। ऐसे मानते थे कि लोग, जो राजा है वो कहीं न कहीं ईश्वर के रूप में भेजा गया है लोगों पर शासन करने के लिए। ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि फलस्वरूप सभी वर्गों में पुनर्गठन, पुराने वर्ग को ध्वस्त, नए वर्गों का जन्म लिया, धर्म को चुनौती दी जाने लगी, धर्म का महत्व पहले से। अब देखिए, जब ये क्रांतियां आ गई तो लोगों के अंदर क्या हुआ, जब भी औद्योगिक क्रांति, देखिए जब व्यक्ति काम करेगा, पढ़ेगा लिखेगा, ठीक है, कोई दक्षता हासिल करेगा, तो धर्म आस्था के रूप में तो ठीक है, लेकिन जब धर्म रूढ़िवादी हो जाए तो वो हमारे लिए घातक है। लोग पहले क्या थे कि लोगों का ये सोचते कि जो भी ईश्वर चाह रहा है वही हमारे साथ हो रहा है। ईश्वर नहीं चाहता है कि हम सुख समृद्धि से रहें, अच्छी तरीके से रहें, हमारी गरीबी ईश्वर दूर करना नहीं चाहता है, तो हम गरीब हैं। लोग खुद से कुछ प्रयास नहीं करते थे। उनका कहने का मतलब ये था कि सब कुछ उन्होंने ईश्वर पे छोड़ रखा था, कि जो भी कर रहा है सब ईश्वर ही कर रहा है। ईश्वर, जो भी धर्म गुरु है, पादरी हैं, जो ये कर रहे हैं यही ठीक कर रहे हैं, यही हमारी किस्मत में है। तो इस प्रकार से लोगों के थी। जब उन्होंने जागरूकता आ गई इन क्रांतियों के फलस्वरूप, औद्योगिक क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप जब उनमें जागरूकता आई तो धर्म का प्रभाव कम हुआ। जब धर्म का प्रभाव उनके ऊपर से कम हुआ तो वो अपने हितों के प्रति जागरूक हो गए, अपने लोगों के प्रति सोचने के लिए जागरूक हो गए, लोगों को चुनौती देने लगे, क्रांतियों पे भाग लेने लगे, अपने अधिकारों के प्रति लड़ने के लिए तैयार होने लगे। धर्म का महत्व पहले से कम हो गया। पारिवारिक निष्ठाओं का स्थान वैचारिक अवस्थाओं ने ले लिया। महिलाओं की स्थिति में बदलाव आया। अंततः राजतंत्र की समाप्ति हुई, कहीं न कहीं राजतंत्र की समाप्ति हुई और लोकतंत्र का आगमन हुआ। समाज की सभी मुख्य धारणाएं, धर्म, समुदाय, सत्ता, संपत्ति आदि की नई व्याख्याएं होने लगी और उन्हें नए संदर्भ में मिलने लगे। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इन दो क्रांतियों ने कहीं न कहीं समाजशास्त्र के उद्भव में बहुत बड़ा योगदान दिया। फिर सेंट साइमन आए, उन्होंने समाजशास्त्र पे काम किया। फिर इसके बाद 1798 ईस्वी में ऑगस्ट कॉम्ट का जन्म हुआ। कॉम्ट और सेंट साइमन ने मिलकर सामाजिक भौतिकी, सोशल फिजिक्स की रचना की 1822 ईस्वी के आसपास। फिर वो सामाजिक जो भौतिकी, सोशल फिजिक्स थी, उसको हम लोग कह सकते हैं सोशल फिजिक्स। सामाजिक भौतिकी। यह सेंट साइमन इनके गुरु थे और कॉम्ट इनके शिष्य थे। दोनों लोगों ने मिलकर इस पुस्तक की रचना की और करीब 1820 ईस्वी के आसपास ये पुस्तक प्रकाशित हुई। प्रकाशित क्या हुई, ये पुस्तक तैयार हो गई थी, लेकिन इसके पहले जर्मनी के कोई भूगोलवेत्ता या वैज्ञानिक थे, क्वेटलेट, उन्होंने इसको कहीं न कहीं चुरा लिया। ठीक है, इस पुस्तक को चुरा लिया और अपने नाम से पब्लिश करा दिया, तो ये फिर व्यर्थ गया। फिर इसके बाद अगस्ट कॉम्ट ने सन 1838 ईस्वी में समाजशास्त्र शब्द की रचना की। उस
फिर समाजशास्त्र के नाम से 1838 में करीब पुस्तक प्रकाशित हुई। 1838 ईस्वी में समाजशास्त्र शब्द की रचना की गई, इसलिए अगस्त कॉम्टे को समाजशास्त्र का जन्मदाता कहा जाता है। तो कहने का मतलब समझ में आ गया बच्चों की जो समाजशास्त्र का जो उद्भव हुआ वो कहीं न कहीं इन क्रांतियों के फलस्वरूप हुआ। यूरोपीय समाज में इन क्रांतियों का इतना ज्यादा प्रभाव हुआ कि समाजशास्त्र एक विषय के रूप में उसकी स्थापना हो गई। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग समाजशास्त्र के विकास की चर्चा करेंगे। समाजशास्त्र पहले कहाँ पढ़ाया गया और किस प्रकार से विभिन्न देशों में इसकी स्थापना की गई। ठीक है, आज की क्लास इतनी। धन्यवाद।